नमस्ते एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं थियोरीज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो काफ़ी लोगों के इसी पे कमेंट आ रहे थे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे ही इनको वीडियो चाहिए। तो आज हम करेंगे थियोरीज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सबसे पहले आती है थियोरी ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट। ठीक है, तो सेकंड आती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। थर्ड वन इज़ इंटरनेशनलाइजेशन अप्रोच थ्योरी एंड द फोर्थ वन इज़ एक्लेक्टिक थ्योरी ऑफ एफडीआई। ठीक है, तो हम वन बाय वन देखेंगे कि ये थ्योरी कौन सी है। वैसे तो थ्योरीज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत सारी हैं, लेकिन जो सिग्निफिकेंट है, जिनको मेन रिसर्चर्स ने माना है, अप्रूव किया है, वो यही चार हैं। थ्योरी ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, इंटरनेशनलाइजेशन अप्रोच थ्योरी एंड द एक्लेक्टिक थ्योरी ऑफ एफडीआई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो है थ्योरी ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट, इसको सबसे पहले जिन्होंने propound किया था, ठीक है, वो थे स्टीफन हैमर। इन्होंने 1976 में इस थ्योरी को propound किया। उनका कहना था कि जितनी भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस काम कर रही हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो काम कर रही हैं, वो सभी की सभी जो है ना, वो ओलिगोपोलिस्टिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, ओलिगोपोलिस्टिक फॉर्म्स क्या होती हैं? इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोलिस्टिक फॉर्म्स वो वाली फॉर्म्स होती हैं जैसे कि मान लो रिलायंस और फेसबुक दोनों ही जायंट्स हैं, है ना। दोनों को ही पता है कि वो दोनों एक दूसरे को टक्कर दे सकते हैं, है ना। बिग एमएनसी तो है ही, है ना। तो अब दोनों एक दूसरे को टक्कर दे सकते हैं ना, इसलिए वो क्या कहते हैं कि देख भाई, मार्क ज़करबर्ग बोलता है फेसबुक वाला कि भाई मुकेश, अगर तुमने 5 रुपये में चीज़ बेची और मेरी 10 की है तो मुझे नुकसान होगा, और अगर मैं तुमसे बदला लेने के लिए 2 रुपये में बेचता हूँ तो तुम्हारी 5 की है, तुम्हें नुकसान होगा। तो मुकेश अंबानी और मार्क ज़करबर्ग दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि ना तेरा ना मेरा, दुनिया ने हम दोनों से चीज़ खरीदनी है ना। तो हम दोनों मिलके ना एक प्राइस सेट कर लेते हैं, इससे नीचे ना तू बेच ना मैं बेचूंगा, है ना। तो वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं मिलके कि हम इसी प्राइस पे चीज़ बेचेंगे, चाहे तुम्हारी ले लें चाहे मेरी ले लें। तो वही है ओलिगोपोलिस्टिक फॉर्म्स का, यही होता है। जो बड़े बड़े मार्केट में प्लेयर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो दोनों ना मिलके, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जितनी भी 3-4 या 2-3, वो मिलके अपना एक ग्रुप सा बना लेती हैं और अपना एक चीज़ स्टैंडर्ड प्राइस सेट कर लेती हैं। और फिर क्या होता है ना कि जो छोटी छोटी फॉर्म्स होती हैं उनको तो वो निकलवा ही देती हैं मार्केट से, क्योंकि उनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। उनको पता है हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे जाएगी, और हमने इतना प्राइस सेट किया है, छोटे बिजनेस तो वैसे ही उड़ जाएंगे, वो हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी जो है वो अपने में प्रोडक्ट में ला ही नहीं पाएंगे, है ना। और जो हम अपने प्राइस इससे नीचे बेचेंगे ही नहीं, और हमारा एक प्राइस है, तुमसे ले मेरे से ले, कस्टमर को ख़रीदना तो हम ही से पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है, ये जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है ना, मिलके दुनिया का बेहाल कर देती है, मतलब कि मार्केट पे कंट्रोल कर लेती हैं। ठीक है, क्योंकि किसी और को आने नहीं देना, और दोनों ने मिलके कि चलो ठीक है, पहले मैं कमा रहा था, अब तुम्हारे आने से मुझे भी नुकसान हो रहा है, तो ऐसे ठीक है ना, 50 रुपये तुम ले लो, 50 रुपये मैं ले लूँ, है ना। तो बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे करती हैं। तो जो हमारे ये स्टीफन हाइमर भाई साहब थे, इनका कहना यही था कि ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं आपके देश में, ये कोई साधु नहीं है, ये ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स हैं। इन्होंने मिलके सारी मार्केट को कंट्रोल किया हुआ है, इनका आपस में समझौता हो रखा है। ठीक है, तो ये कोई भी नुकसान में नहीं जा रही, आपस में प्राइस सेट करके बैठे हैं, हम ही को डिसाइड करना है कि हमें किस तरफ जाना है। और जो ऑब्जेक्टिव है एमएनसी का, वो यही है कि किस तरीके से वो कंट्रोल इस्टेब्लिश करे इम्परफेक्ट मार्केट में। ठीक है, इम्परफेक्ट मार्केट जैसे हम जानते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे सेलर्स होते हैं, है ना, और उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी कोई ज़्यादा मतलब एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं करते, डिफ्रेंशिएट करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत। जैसे कि एक रोज़ के सेंट का सोप बना रहा है, लक्स भी बना रहा है ना, और वही जो सोप है वो कोई दूसरा ब्रांड कौन सा हो सकता है, डव तो नहीं बनाता ना वैसे, रेक्सोना, है ना। तो रेक्सोना भी बना रहा है, या नंबर 1
नंबर 1 रेक्सोना, विवेल, लक्स, ये सब बना तो सोप ही रहे, साबुन ही बना रहे हैं ना, लेकिन और एक ही मतलब सेंट के भी बना रहे हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि एक का जो सेंट है वो दूसरे में नहीं मिलेगा, मिलता है ना। तो क्या है, ये सब इम्परफेक्ट मार्केट में क्या होता है ना कि इनके पास सेलिंग कॉस्ट होती है कि जितनी कोई एडवर्टीजमेंट दिखाएगा उतने वो कस्टमर खींचेगा अपनी ओर, है ना। बट उनको पता है कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो अपने नुकसान होना, कस्टमर का फ़ायदा हो जाना है। तो जो बड़े बड़े हैं जैसे लक्स सॉप वाले हो गए या फिर नंबर 1 वाले, उन्होंने मिलके कर लिया कि ठीक है, तू भी 10 रुपये का साबुन बेच, मैं भी 10 का बेचता हूँ, हम इससे नीचे नहीं बेचेंगे, कस्टमर को फ़ायदा नहीं होने देना। जहाँ प्रॉफिट हम एक ज़्यादा कमा रहा था एक कम, अब दोनों बराबर बराबर कमा लेंगे। तो वही इन्होंने बोला है स्टीफन हैमर ने कि एमएनसी जो है वो ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स होती हैं जो कि इम्परफेक्ट मार्केट में भी अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि वो अपने मैक्सिमाइज करना चाहती हैं प्रॉफिट्स को, ठीक है। तो ये जो थ्योरी ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट थी, इसका मेन क्रक्स यही है ना। तो यही है इनका मेन क्रक्स कि जो एमएनसीज होती है ना, उन्हें मेन अपना प्रॉफिट लेना होता है, और जो इम्परफेक्ट मार्केट है उसमें भी वो अपनी ओलिगोपोलिस्टिक जो उनकी आइडियोलॉजी है कि ना तू इससे नीचे बेच ना मैं, एक प्राइस सेट कर लेते हैं, कस्टमर को आना तो हमारे पास है, प्रॉफिट आधा आधा बांट लेंगे। और इम्परफेक्ट मार्केट में भी अपना कंट्रोल जमा के बैठ जाते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स, और जो छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं उनको तो एलिमिनेट ही कर देते हैं वो मार्केट से। तो ये क्रक्स था थ्योरी ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट का। यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है, देखो कि ये जो फर्म्स होती हैं ना, ये क्या करती हैं, जैसे कि उनकी ज़्यादा स्केल पे प्रोडक्शन करेंगी ना तो उनकी कॉस्ट कम हो जाती है पर यूनिट के हिसाब से, है ना, और एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब उन्हें पता है, देखो ये जो पेंसिल मैंने हाथ में पकड़ी है नटराज की, है ना, अब नटराज की जो कंपनी है ना, उसने मान लो डोम्स के साथ अपना अमलगमेशन कर लिया, ठीक है, और उसने बोला कि देखो अब तुम्हें भी चीज़ बेचनी है डोम्स वालों और मुझे भी बेचनी है, 10 रुपये से नीचे ना पेंसिल तुम बेचो ना मैं बेचूंगा, और हम दोनों ही मिलके ना खूब सारी प्रोडक्शन करते हैं कि कस्टमर को लेना तो पड़ेगा ही, है ना। और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हो सकता है अपनी कॉस्ट जो है वो 7 पे आ जाए, तो हम 8 का बेच देंगे दोनों। तो क्या होगा, जो बाकी 10 का बेच रहे हैं वो तो वैसे मार्केट से निकाले जाएंगे, कोई खरीदेगा ही नहीं। और हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, अब कस्टमर को आना मेरे या तुम्हारे पास ही है, तो जब वो देखेंगे मैं भी 8 का बेच रहा हूँ तुम भी 8 का बेच रहा हूँ, तो फिर हम दोनों के पास ही आएंगे, 50-50 प्रॉफिट हो जाएगा, जिसकी क्वालिटी अच्छी उसका प्रोडक्ट बिकेगा। तो ये काम करती हैं ये जो होती हैं एमएनसीज, ठीक है। लेकिन उसमें एक बात बताई गई है कि ये जो एमएनसीज होती है किस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं, जो मार्केट में इम्परफेक्शन बिक रही है, ठीक है। और इसी के कारण ना ये जो एमएनसीज है ये फ़ायदा उठाती है क्योंकि हर एक का प्रोडक्ट ना एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा जो क्वालिटी नटराज की पेंसिल की होगी, या जो इसका कलर होगा, है ना, जो इसका तुम डिज़ाइन देख रहे हो सेम डोम्स वाले नहीं बनाने वाले अपना। हर एक है, वो भी पेंसिल ये भी पेंसिल, ये भी लिखती है वो भी लिखती है, लेकिन दोनों का शेप कलर सब, शेप तो नहीं सेम ही होगी, कलर है ना, डिज़ाइन सब अलग होगा। तो वही बात है कि एमएनसी जो है ये फ़ायदा उठाती है इम्परफेक्ट मार्केट का, मतलब कि प्रोडक्ट हर एक का डिफरेंट है, उसका फ़ायदा उठा लेंगी कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर दो, ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट इनकर कर दो, है ना, मतलब ज़्यादा कूपन्स दे दो, अपने कस्टमर्स खींच लो। लेकिन अप्रोच ओलिगोपोलिस्टिक होती है कि हमने कंट्रोल कर लिया, जहाँ तो डोम्स या फिर मैं, कोई और नहीं आएगा मार्केट में। तो ये हाल होता है इनका। तो ये थी स्टीफन हैमर की अप्रोच, तो ये था इसका क्रक्स। अब हम देखेंगे दूसरी अपनी थियोरी जो थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। तो एक ये जो पॉइंट इस थ्योरी में रह गया वो ये था कि ये जो इम्परफेक्ट मार्केट थ्योरी है ना, इसमें वो ठीक है ओलिगोपोलिस्टिक अप्रोच अपनाती हैं इम्परफेक्ट मार्केट में, लेकिन जैसे मतलब मान लो कि वो इन्वेस्ट कर रही है ना, जहाँ पे मान लो कि अमेरिका की कंपनी फेसबुक है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है ना, तो है तो वो मल्टीनेशनल कंपनी, सिर्फ इंडिया में तो नहीं कर रही, लेकिन हमारी सरकार ने बहुत सारी कस्टम ड्यूटी लगा रखी है कि भाई साहब आपको इंडिया में करना है, हाई कस्टम ड्यूटी दो, टैक्स दो, है ना, प्रोटेक्टेड मार्केट है अपनी, कि हम बाहर से कम ही बंदों को आने देंगे, ज़्यादा टैक्स लगाएंगे अगर किसी को आना है तो, वरना मत आओ। फिर भी वो हमारी कंट्री में आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ का कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे यंग बच्चे सबसे ज़्यादा रहते हैं जो कि फ़ेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है मोदी साहब, आप मुझसे 50 रुपये एक्स्ट्रा भी ले लो, लेकिन आपकी पॉपुलेशन में यंग बच्चे इतने हैं ना कि अगर मैं अपनी
फेसबुक का कोई नया फीचर लेके आता ना, तो ये लोग तो भी मेरी फेसबुक चलाएंगे ही चलाएंगे, है ना। उसे पता है कि मतलब मेरा प्रॉफिट जो है ना वो 200 रुपये का तो है ही है। अगर मोदी भाई साहब 50 भी ले रहे हैं तो 150 तो मैं कमा ही रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी जो वहाँ पे कंट्री है वो प्रोटेक्टेड मार्केट भी है कि वो किसी को बाहर से आने नहीं दे रहे या ज़्यादा टैक्स भी लगा रहे हैं, कि अगर किसी को आना ज़्यादा टैक्स दो, फिर भी कंपनीज आके वहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो मार्केट इम्परफेक्ट है, दूसरा उनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है, तीसरा उनके पास ओलिगोपोलिस्टिक अप्रोच है कि जो बड़े बड़े वहाँ के मार्केट प्लेयर हैं वहाँ से समझौता कर लेते हैं, है ना, कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, वो हिसाब। कि जैसे कि मार्क ज़करबर्ग ने अभी मुकेश अंबानी के साथ दोस्ती की है, ठीक है ना। तो यही तरीके हैं कि क्यों थ्योरी ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट हमें बताती है कि एफडीआई फिर क्यों आती है कंट्री में। इसीलिए आती है क्योंकि वो जो पैसे कमा के लेके जा रहे हैं ना कंट्री से, वो कहीं गुना ज़्यादा उस चीज़ से जो उन्हें पे करनी पड़ रही है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। जो उन्हें टैक्स पे करने पड़ रहा है या फिर जो उन्हें कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है ना इंडिया में काम करने के लिए, वो कहीं कम है उस चीज़ के मुकाबले वो जो यहाँ से कमा के लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग इन तीनों को माइंड में रख के अपनी थियोरी ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट जो है थियोरी ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, उसको इन पॉइंट्स के साथ रिलेट करके दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। दूसरी आती है अपनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियोरी, ठीक है। अब जो थ्योरी ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट थी ना, वो ये बता रही थी कि एफडीआई तुम्हारी कंट्री में आएगा तो क्यों आएगा, क्यों कोई बाहर की कंपनी आके तुम्हारे देश में इन्वेस्ट करेगी। लेकिन जो रेमंड वर्नन साहब थे ना, जो इनके रिसर्चर थे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी जिन्होंने प्रोपाउंड की है, उन्होंने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी क्यों इन्होंने प्रोपाउंड की, क्यों इस थ्योरी के आने का मतलब था। इस थियोरी को इसलिए लाया गया ताकि ये बताया जा सके कि एफडीआई कब आता है, आता क्यों है, वो बता दिया थियोरी ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट ने। लेकिन कब आएगा एफडीआई ये बताएंगे हमें रेमंड वर्नन साहब, जिन्होंने थ्योरी प्रोपाउंड किया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। सबसे पहले उन्होंने बताया इनोवेशन स्टेज। जो इनोवेशन स्टेज है ना, उसमें क्या किया उन्होंने, कुछ इनोवेटिव चीज़ लाई, उसमें कोई नया अपना वो डाला इनोवेशन, ठीक है, कि कोई नया उसमें अपना करेक्टरिस्टिक डाला, कोई नया फीचर डाला, जैसे कि तुम लोगों के मोबाइल्स लैपटॉप्स में डालते रहते हैं आईफोन वाले, है ना। तो कोई नया उन्होंने फीचर डाला और अब सबको पता है कि नई चीज़ मार्केट में आई है, तो जो है वो सब खरीदेंगे। और उन्हें पता है कंपनी को, अभी मैं कोई भी प्राइस चार्ज कर लूँ, जो इस चीज़ के दीवाने हैं ना आईफोन के, वो लेंगे ही लेंगे, मैं कोई भी प्राइस क्यों ना रख लूँ, ठीक है। तो इसमें कंपनीज हाई प्राइस रखती हैं और कहाँ पे प्रोडक्ट सबसे पहले बेचती हैं, जहाँ पे उसे पता है कि मेरी कॉस्ट भी कम आ रही है और मेरे ख़रीदने वाले लोग भी ज़्यादा हैं, मुझे टेक्निकल एडवांटेज भी जहाँ पे ज़्यादा है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले, वहाँ पे एफडीआई भेज के वो लोग नया कोई प्रोडक्ट निकालते हैं नए फीचर का और फिर हाई प्राइस चार्ज करते हैं कस्टमर से, क्योंकि उन्होंने जो कॉस्ट इनकर की थी इनोवेशन पे, वो भी तो रिकवर करनी है ना। तो दूसरी आ गई अपनी मैच्योरिटी स्टेज। इस स्टेज में क्या किया, अब उन्हें पता है कि हमने अमेरिका में तो बहुत सारा आईफोन बेच लिया, अब सब लोगों ने ये ले लिया है, अब मार्केट में बाकी भी कंपटीटर्स आ गए, उन्होंने हमारी नकल करना शुरू कर दी है, अब तो हम अपना मन चाहा प्राइस तो अर्न कर नहीं पाएंगे, है ना। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अब यहाँ पे जितना बेच लिया, यहाँ पे जो प्राइस है ना वो लो कर दो, अमेरिका में प्राइस इसका कम कर दो, क्योंकि बाकी जो एंड्रॉयड फ़ोन्स वाले हैं उन्होंने फ़ीचर अडॉप्ट करके काफ़ी सारे मोबाइल निकाल दिए सस्ते वाले इसी फीचर के। तो अब इंडिया में तो उस फीचर का नहीं है ना, तो फिर वो क्या करेंगे, अपनी जो प्रोडक्शन है ना डेवलपिंग कंट्री में शिफ्ट कर देंगे, इंडिया में शिफ्ट कर देंगे। तो एफडीआई कहाँ आनी शुरू हो जाएगी, अमेरिका से इंडिया में आनी शुरू हो जाएगी। अब इंडिया में वो ऐसा प्रोडक्ट बना के बेचेंगे हाई प्राइस पे। अब उन्हें पता है इंडिया में तो ये इनोवेशन है नहीं, टेक्नोलॉजी है नहीं किसी के पास, तो जब तक इंडिया में कॉम्पिटिटर नहीं आता यहाँ पे कम पैसा लगाओ, खूब सारा फिर पैसा कमाओ अपने प्रोडक्ट को बेच के। तो अब क्या होगा, जो इंडिया में आईफोन वो लाएंगे ना, तो वो इंडिया में हाई प्राइस पे बेचेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके प्राइस अब जो अमेरिका में है वो तो वहाँ पे तो सबने ले लिया, वहाँ पे अब प्राइस नॉर्मल हो चुके हैं। लेकिन इंडिया में जितनी देर कॉम्पिटिटर नहीं आएगा तब तक वो यहाँ पे एफडीआई लाएंगे मैच्योरिटी स्टेज में,
और फिर क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट हाई लेवल पे बेचेंगे। और अब आएगी अपनी लास्ट स्टेज, डिक्लाइन स्टेज, है ना। और इस स्टेज में क्या होगा कि जो भी मतलब ठीक है, इंडिया में भी काफ़ी सारे लोगों के पास वो आ गया, इंडिया के भी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर उन्होंने भी फीचर अडॉप्ट कर लिया, है ना, नकल उतार ली, कॉपी कर लिया और अपने एंड्रॉयड फ़ोन सस्ते वाले वैसे फीचर के निकाल दिए। तो अब इंडिया वालों का दिमाग ख़राब हुआ है, आपका महंगा मोबाइल ख़रीदे, है ना। तो फिर क्या होगा, आप उन्हें यहाँ से भी कोई ऐसी कंट्री चूज़ करेंगे जहाँ पे ऐसा फीचर नहीं है, जैसे कि कोई भी अफ्रीका का कोई कंट्री वो डिसाइड कर लेंगे, फिर वहाँ पे जाके वो लोग अपना प्रोडक्ट बेचेंगे कि जहाँ पे वैसा कॉम्पिटिटर ना हो, और फिर वहाँ पे पैसे कमाएंगे। लेकिन ये जो थियोरी थी ना, इसकी भी एक लिमिटेशन है कि ये उन वाले प्रोडक्ट पे ज़्यादा सूटेबिलिटी है इसकी जो कि टेक्नोलॉजिकली जल्दी मतलब अपग्रेड नहीं होते, है ना। जिन्होंने एक बार टेक्नोलॉजी निकाल दी 2-3 साल चलेगी, कोई नहीं निकालने वाला है ऐसी चीज़, ना ही कोई कॉपी कर पाएगा, आपकी के पास टेक्नोलॉजी है वो, ये वहाँ पे ज़्यादा वैलिड है। अब जहाँ पे रोज़ ही मोबाइल फ़ोन में नया फीचर आ रहा है, रोज़ ही नया लैपटॉप बदल रहा है, वहाँ पे ये थियोरी नहीं ना। अब ये थोड़ी बात है कि आज हमने अमेरिका में किया है FDI, है ना, आज हमने अमेरिका में पैसा लगाया है, कल नया फीचर आ गया, हमारे कॉम्पिटिटर रातों रात पैदा हो गए, उन्होंने नए मोबाइल बना लिए, तो अब इंडिया में अगले दिन शिफ्ट करेंगे। इतना आसान तो नहीं होता ना FDI को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में निकाल के लगाना। तो इसलिए ये उन पे सूट करती है जहाँ पे टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आती है, एकदम से शिफ्ट नहीं खाती। तो इसलिए उनको बोलते हैं ओल्ड इकोनॉमी प्रोडक्ट, जहाँ पे ये थियोरी वैलिड बैठती है। लेकिन जो न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है या न्यू इकोनॉमी प्रोडक्ट है, जिनकी टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज होती है जल्दी जल्दी, वहाँ पे ये थियोरी 1 अंक की जो थियोरी है वो वैलिड नहीं रहती, या उसका काफ़ी क्रिटिसिज्म किया जाता है। तो इस थियोरी का क्रक्स क्या था? इस थियोरी का क्रक्स ये था कि जब भी कोई मैच्योरिटी की स्टेज आती है किसी प्रोडक्ट में, ये मैच्योरिटी की स्टेज आएगी तब देखो जब उसकी तो इनिशियल स्टेज थी ग्रोथ की, तब उसने कोई नया फीचर लाया, खूब सारे पैसे कमा लिए मार्केट से, अब सबने ले लिया, अब कोई ज़्यादा खरीद नहीं रहा, तो अब ठीक है, तो US में अब वो प्राइस लो करके ना अब इंडिया में अपनी प्रोडक्शन शिफ्ट करेंगे और फिर इंडिया में पैसे कमाएंगे। तो यही वो थ्योरी कहती है कि इसमें क्या होता है कि जब आपकी प्रोडक्ट की मैच्योरिटी स्टेज आती है तो फिर फर्म सोचना शुरू करती है कि अब हमें किसी और देश में अपनी प्रोडक्शन जो है वो शिफ्ट कर लेनी चाहिए, जहाँ पे अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम आए। जैसे कि उन्होंने US से इंडिया में शिफ्ट कर दिया था क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आनी थी और लोगों ने तो प्रोडक्ट खरीदना ही खरीदना था क्योंकि यहाँ पे तो कॉम्पिटिटर था नहीं आपका, है ना। तो ये था इसका क्रक्स, ठीक है। तो ये थी अपनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। तो हमारी जो थर्ड थी वो थी इंटरनेशनलाइजेशन अप्रोच थ्योरी, जो कि FDI की थर्ड थ्योरी मानी जाती है। अब ये जो इंटरनेशनलाइजेशन अप्रोच थ्योरी है, इसका पहले एक बैकग्राउंड है वो सुनो। कि जैसे कि मान लो एक MNC है फ्रांस की, है ना, जो कि राफेल बना रही है, ये एज एग्जाम्पल लेना, ठीक है। तो जो राफेल फाइटर जेट्स हमें दे रही है ना, अब उसे पता है उसकी कंट्री में तो इतनी डिमांड है नहीं फाइटर जेट्स की, तो उसने बना के तो रखे हैं, तो अब खुद ही थोड़ी उड़ाएंगे हवा में उसे बना बना के। तब उन्हें पता है कि अब हमारे पास तो कस्टमर है नहीं ख़रीदने के लिए, लेकिन हमें डिमांड तो बनानी पड़ेगी ना अगर अपना प्रोडक्ट सेल करना है। तो उन्हें पता, अच्छा इंडिया के जो नेबर्स हैं वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, इनको ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत है ना, तो चलो इनको बेचते हैं अपने। लेकिन वो इंडिया ऐसे क्यों ख़रीदेगा भाई, इंडिया को भी तो फ़ायदा चाहिए ना। तो फिर वो अच्छा कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम हमें हमारा प्रोडक्ट ख़रीद लो, हम नहीं, बस मतलब वो इंडिया में बोलते हैं कि चलो इस तरीके से मत समझो, इस तरीके से समझो कि उन्हें इंडिया को मान लिया, अपनी मार्केट डिसाइड कर लिया कि चलो इंडिया को बेचने हैं। अब इंडिया कैसे ख़रीदेगा, इंडिया में अपनी वो डिमांड जनरेट करेंगे, इंडिया को ज़रूरत तो है इतना उन्हें पता लग गया, लेकिन अब इंडिया में अपनी डिमांड कैसे जनरेट करेंगे वो लोग कि इंडिया के जो कंपनी है ना उसको बोलेंगे ठीक है तुम हमसे प्रोडक्ट हमारा ये ख़रीद लो, फाइटर जेट राफेल ख़रीद लो, और हम तुम्हें अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं कि हम तुम्हारी कंट्री में इन्वेस्ट भी करेंगे, ठीक है, कि तुम हमसे हमारा ये ख़रीदो और हम तुम्हारी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे और तुम लोगों को टेक्नोलॉजी भी सिखाएंगे कि ऐसे जो जेट्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट तो करनी थी ना कहीं, क्योंकि उनके अपने कंट्री में तो बिक नहीं रहे, तो वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट इंडिया में FDI लाने का जो मेन मोटिव था ना वो यही था कि हम इंडिया में
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन हमारा मोटिव ये होगा कि हमारी डिमांड जनरेट हो। हमारे जो फाइटर जेट हमने बना के रखे हैं कोई नहीं खरीदा, वो इंडिया वाले खरीदें, ठीक है। और बाकी की हमें पता है कंपनी चलाने के लिए हमें पैसा तो कमाना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे, अपनी कंट्री में लगाएंगे कोई खरीदेगा नहीं अपना प्रोडक्ट, तो चलो इंडिया में पैसे लगाते हैं, उन लोगों को टेक्नोलॉजी बेचते हैं और अपना माल उनसे बिकवाते हैं। तो यही इस थ्योरी में बोला गया कि जितने भी ये नॉलेज होती है ना, जिसे आप टेक्निकल एडवांटेज बोलते हो, टेक्नोलॉजी है, पेटेंट हो गया, या आपके पास ट्रेडमार्क है, जो नाम है आपकी कंपनी का, जो गुडविल है, ये इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। और अपनी अगर आपको डिमांड क्रिएट करनी है ना किसी दूसरी कंट्री में, जैसे आप किसी दूसरी कंपनी में FDI भेज रहे हो, अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है पैसे से करो, आप नॉलेज से, पेटेंट से, ट्रेडमार्क से भी किसी दूसरी कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनके ज़रिए करके अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो। वही MNCs करती हैं, जैसे कि राफेल में, या फिर राफेल नहीं तो किसी और में उन्होंने जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं कई फाइटर जेट कंपनीज, और फिर इंडिया में अपने फाइटर जेट्स भी बेचती हैं। और जो FDI करती हैं वो नॉलेज के बेस से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जिसे बोलते हैं, उसकी फॉर्म में करती हैं, ज़रूरी नहीं है पैसे लगा के करें, ठीक है। ठीक है, तो उन्हें पता है कि अब हमें इंडिया में इन्वेस्ट करना है, इंडिया में अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, है ना, तो सीधे सीधे तो बेच नहीं सकते, अपनी टेक्नोलॉजी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके कर दो, और वहाँ पे अपनी कंपनी खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, जो उनकी कंपनी है उसको अपनी सब्सिडरी बना लो, खुद होल्डिंग कंपनी बन के बैठ जाओ, है ना। होल्डिंग कंपनी, मेन कंपनी, सब्सिडरी कंपनी कि आपने उसका कंट्रोल ले लिया, उसके अकाउंट्स जो है वो अपने हाथ में ले लिए हैं, उसकी मैनेजमेंट में भी आपका डिसीजन मेकिंग सुना जाएगा। तो इन इंटरमीडिएट ये जो 3 गुड्स हैं, सॉरी 3 जो है, नॉलेज, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इनको इंटरमीडिएट गुड्स मानो और इनमें इनके ज़रिए इन्वेस्टमेंट कर दो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके किसी दूसरी कंट्री में अपना प्रोडक्ट बेचो, अपनी मार्केट डिमांड बनाओ और अपना इंट्राफॉर्म फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह वही इन्वेस्टमेंट अब्रॉड में कर दो। तो ये थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की थर्ड थ्योरी, इंटरनेशनलाइजेशन अप्रोच थ्योरी। ये मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं उनकी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर दो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो, अपनी डिमांड क्रिएट करो किसी दूसरी कंट्री में, और आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो इनके ज़रिए कर ही दी। एक तीर दो निशाने, वो हिसाब है इसका, ठीक है। तो ये थी थर्ड अप्रोच। अब हम करेंगे फोर्थ वन, दैट इज़ द एक्लेक्टिक थ्योरी ऑफ FDI। और अगर तुम्हें नोट्स चाहिए अंडरलाइन किया इतना लिख सकते हो और 1-2 एग्जाम्पल लगा देना, तुम्हें मिल जाएंगे मार्क्स, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज द एक्लेक्टिक थ्योरी ऑफ FDI। तो ये जो भाई साहब थे अपने जॉन डनिंग, ये UK के प्रोफेसर थे, इन्होंने बोला देखो यार कोई एक चीज़ नहीं है जिसके कारण कोई भी कंट्री में FDI आएगा, कोई भी कंपनी क्यों किसी देश में पैसा लगाएगी सिर्फ एक फैक्टर की वजह से। कोई बोल रहा है कि तुम्हारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है तो लगा रहे हो, कोई बोल रहा है कि तुम्हें अपना प्रोडक्ट बेचना है तो लगा रहे हो, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ, लेकिन ऐसा नहीं होता। 4 से 5 फैक्टर होते हैं जिस वजह से जो कंपनी है ना वो डिसाइड करती है चलो उस कंट्री में भी पैसे लगाते हैं, ठीक है। कोई एक फैक्टर की वजह से वो पैसा नहीं लगाते। तो उसने जो फैक्टर्स बताए ना वो 3 मेन बताए, जैसे कि उन्होंने बताया पहला तो है, तो पहले थे आपके, सॉरी जस्ट मिनट, या ओके। तो सबसे पहले थे आपके ऑनरशिप एडवांटेजेस, दूसरे होते हैं आपको लोकेशनल एडवांटेजेस, और थर्ड होते हैं आपके इंटरनेशनल एडवांटेजेस, ठीक है। तो अब हम इनको बाइफरकेट करके देखेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं और इनके क्या सब कैटेगराइजेशन कर रखी है इनके फर्दर एडवांटेजेस की। सबसे पहले आते हैं ऑनरशिप एडवांटेजेस, ठीक है। तो फर्म जो है ना वो हमेशा ही ऑनरशिप एडवांटेजेस है, उसके ऑनरशिप एडवांटेज लेने के लिए भी क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, ठीक है। अब जैसे कि अपनी कंट्री में फ्लिपकार्ट चल रहा था, ठीक है, लेकिन वॉलमार्ट कहाँ का है, US का है। तो अब उन्हें था कि अच्छा इंडिया में हमें देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो हैं वो घर बैठे सामान मंगवाना पसंद करवा रहे हैं, और जो फ्लिपकार्ट है ये घाटे में चल रहा है, क्यों ना हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें और जितना प्रॉफिट आए वो अपना, है ना। तो उन्होंने वही किया कि फ़्लिपकार्ट में अपनी ऑनरशिप लेने के लिए क्या किया कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट की। तो अब जो फ्लिपकार्ट है ना उसका मेन ओनर कौन है, वॉलमार्ट, और ये कहाँ की कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
तो वही है कि अगर किसी कंपनी में आपको ओनरशिप चाहिए तो भी आप उसके शेयर खरीद लेते हैं, जैसे फ़िलहाल टाटा भाई साहब ने किया एयर इंडिया का, ठीक है। लेकिन जब हम एफडीआई की बात करते हैं तो वॉलमार्ट का लिखना, क्योंकि वो यूएस की कंपनी ने इंडिया में किया और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो बाहर से ही आती है ना। तो ऑनरशिप एडवांटेजेस, अगर आप किसी फर्म को खरीदना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, स्पेशल नॉलेज है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है और मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज है, जैसे कि उसकी अच्छी गुडविल है, पेटेंट है ना। तो उन्होंने क्यों फ्लिपकार्ट में किया, क्योंकि हे भगवान, क्योंकि उसने क्यों फ्लिपकार्ट में इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया में काफ़ी लोग जो हैं वो मतलब ऑनलाइन शॉपिंग का अब इस्तेमाल करना शुरू हो गए, क्योंकि यंगर जनरेशन है और यंगर जनरेशन काफ़ी डिजिटलाइज हो चुकी है। तो वॉलमार्ट ने इंडिया में इन्वेस्ट किया फ्लिपकार्ट में। तो ये था ऑनरशिप एडवांटेज, है ना, कि उस कंपनी की पूरी ऑनरशिप लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग लेने के लिए अपने हाथ में। दूसरी है लोकेशनल एडवांटेज। अब लोकेशनल एडवांटेज कैसे, अब जो हमारा ईरान में एक प्रोजेक्ट था, है ना, कौन से वाला, जो हम गैस पाइपलाइन बना रहे थे अपनी, तो ईरान में क्यों हमने मतलब पैसे लगाए, है ना, क्यों हम उनकी गैस पाइपलाइन बना रहे हैं, हमें थोड़ी वहाँ से सिलेंडर भर के आएंगे, नहीं ना। लेकिन फिर भी हम वहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम क्यों वहाँ पे रेल के पुल बिछा रहे हैं, क्या होती है, पटरी होती है, हाँ। तो रेल की पटरी क्यों बिछा रहे हैं हम लोग ईरान में, इसलिए क्योंकि वहाँ पे लोकेशनल एडवांटेज है कि अगर हमें कोई भी चीज़ अफ़गानिस्तान भेजनी है तो हम पाकिस्तान ना जाके वहाँ से भेज पाएँ। तो अगर हमें कोई लोकेशनल एडवांटेज चाहिए, लेकिन ये तो मैंने तुम्हें जियोपॉलिटिकल तरह से बता दिया, लेकिन अगर तुम्हें लोकेशनल एडवांटेज देखनी है तो वो तुम इस तरीके से देख सकते हो कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो जहाँ पे जो सरकार है ना वो भी तुम्हें कुछ नहीं कह रही, ठीक है। वहाँ के लॉज हैं वो भी ठीक हैं, मतलब तुम्हारी कंपनीज के, जो तुम्हारी कंपनी का मोटिव है उसके अगेंस्ट नहीं जाते। अब जैसे कि फेसबुक वाले खूब सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहे हैं, अंबानी भाई साहब के साथ उन्होंने काफ़ी सालों के लिए अपने पैसे दांव पे लगाए हैं। क्यों लगाए हैं, उन्हें पता है यहाँ की सरकार कोई अच्छा डाटा बिल लेके ही नहीं आ रही, है ना, कोई मजबूत प्राइवेसी वाला बिल हो। हमारे तो आधार कार्ड के नंबर तक का सारा डाटा निकल जाता है, आराम से किसी से निकलवा लो, है ना। तो फिर ये क्या चीज़ है, मतलब फेसबुक वाले तो आराम से इस्तेमाल करेंगे। तो उन्हें पता है कि यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है, हम जैसे चाहें डाटा मैनिपुलेट करके बाकी कंपनियों को बेचेंगे और भी ज़्यादा पैसे कमाएंगे, इसलिए वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोकेशनल एडवांटेज देख के। उन्हें पता है जो हमारी गवर्नमेंट है उसके जो लॉज हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, जो टैक्स है उसमें छूट मिल रही है, जो यहाँ पे लेबर है वो सस्ती है ना। तो इसलिए ऐसे लोकेशनल एडवांटेज दे के भी एफडीआई जो है वो इंडिया में किया जाता है, या फिर जो एफडीआई है वो कंट्री में आता है। तो ये दो देखे हमने अभी तक, ऑनरशिप एडवांटेज एंड लोकेशनल एडवांटेजेस। एंड नाउ वी विल सी द थर्ड वन, दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन एडवांटेजेस। तो इंटरनेशनलाइजेशन एडवांटेजेस कब होते हैं, कब कोई कंपनी जो है वो इसलिए एफडीआई करती है इंटरनेशनलाइजेशन एडवांटेजेस लेने के लिए, जैसे कि मान लो कोई यूएस की कंपनी है, वहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक बना रही है ना, कोका कोला, फैंटा और लिम्का जैसे प्रोडक्ट बना रही है, वहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक बना रही है। लेकिन ऐसी बेवरेजेस की मान लो वहाँ पे डिमांड ख़त्म हो गई, लोग जो हैं वो अवेयर हो गए कि नहीं ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बुरी है तो हम नहीं पियेंगे, लोगों ने उसका डिमांड करने छोड़ दिया, है ना। दूसरी चीज़, सरकार ने टैक्स लगा दिया कि अगर तुम लोग ऐसी चीज़ें बेचोगे तो हम लोग ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। अब उनका तो वहाँ पे बिजनेस प्रॉफिटेबल रहा नहीं, अब उन्हें बेचना तो है, इसलिए वो क्या करेंगे, ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे उनकी चीज़ों की डिमांड भी है और वहाँ की जो सरकार है वो भी ज़्यादा टैक्स नहीं थोप रही अपने पे। तो वो क्या करेंगे, इंडिया में शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, कोका कोला, फैंटा, माज़ा बेचो और खूब सारे पैसे कमाओ। सरकार तो वैसे ही चाह रही है कि यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, और टैक्स तो है ही नहीं, बहुत ना के बराबर टैक्स है। तो वो इंडिया में अपनी एफडीआई लाना शुरू कर देंगे कि अपनी कंट्री में बिक नहीं रहा और टैक्स भी देना पड़ रहा है, तो इंडिया में शिफ्ट करो जहाँ पे पैसे भी मिल रहे हैं और टैक्स भी कम देना पड़ रहा है, ठीक है। So this was the eclectic theory of FDI. So these were the main 4 theories of foreign direct investment. Hope you all got it, and thanks and have a nice day. Bye bye.